दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। सुकून एफएम चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर सीक्रेट घर जमाई कहानी अच्छे लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक वीडियो को भेजें और शेयर करने के लिए कहें। दोस्तों, एक लाइक, एक शेयर और कमेंट हमारे लिए और हम आपके लिए और नई नई कहानियाँ अच्छे तरीके से लेकर आने का उत्साह बनाते हैं। तो एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट जरूर करें। चलिए, आज के 171वें एपिसोड में मैं मनदीप आपका फिर से स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं कहानी। समर ऑगस्टाइन से लड़ाई कर रहा था। तभी समर ने मुस्कुराकर घमंड से कहा, तुम कभी मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, न पहले और न अब। यह कहकर वो ऑगस्टाइन को उपहास भरी आंखों से देखने लगा। समर की बात सुनकर ऑगस्टाइन का चेहरा बदल गया था और वो आगे कुछ नहीं बोला। गुस्से से बिजली की तेजी से आगे बढ़ गया और अपने पद से समर पर वार कर दिया। सामने से समर ने अपने शरीर के अंदर लाइफ एनर्जी का संचार किया और चौथी फिस्ट आकाश को तोड़ने वाली का इस्तेमाल कर दिया। सबसे पहले की पंच तकनीकों की तरह कोई भी दूसरे को हरा नहीं पाया। ऑगस्टाइन आत्मा सम्राट किंगडम लेवल का आत्म साधक था, फिर भी समर को वो हरा नहीं पाया और वो पराजित हो गया था। इसी दौरान लोगों का एक छोटा सा ग्रुप चुपचाप हिम पर्वत पर चढ़ गया था। इस ग्रुप में बुद्धि महल के लीडर योरिस, समुद्र गॉड अलायंस के मास्टर पोसाइडन और स्काई गॉड अलायंस के लीडर ऑगस्टस भी शामिल थे। वे तेजी से पहाड़ की चोटी पर स्प्रिंग वाटर ऑफ लाइफ की तरफ बढ़ रहे थे। वहीं पास में मोंक ने जब उन्हें देखा तो उसने जल्दी से चिल्लाकर समर से कहा, बॉस, वो देखिए, कुछ लोग पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। मोंक के शब्दों ने समर की आंखों में चिंता की झलक ला दी। वो सिर्फ स्प्रिंग वाटर ऑफ लाइफ के लिए टाइगर ग्रुप आया था। वो नहीं चाहता था कि कोई उसे और छीन ले। उसने तुरंत फाइट रोक दी और सीधे हिम पर्वत की तरफ चला गया। वहीं उसी समय ऑगस्टाइन ने भी फाइट रोकी। हिम देव पर्वत की तरफ उड़ गया। हालांकि वो समर को मारना चाहता था, लेकिन उसे स्प्रिंग वाटर ऑफ लाइफ की और भी ज्यादा चाहत थी। उसे स्वर्गीय आकाश देवता को सचमुच जगाने के लिए इसकी जरूरत थी। लेकिन एक खजाना अनगिनत लोगों के लिए संघर्ष का कारण बन गया। इसलिए वो भी हिम पर्वत की तरफ चल पड़ा। हिम पर्वत अविश्वसनीय रूप से बहुत ऊंचा था, जो 8000 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच गया। इसका टेम्परेचर 0 से भी नीचे रहता था। इससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह थी कि बर्फ की मोटी परत के नीचे कई छुपे हुए खतरे थे। समर जैसे ही उस हिमदेव पर्वत पर चढ़ा, एक राक्षसी हिम सांप ने समर को काटने के लिए मुंह खोल लिया। समर ने अपनी कलाई मोड़ी और गोल्डन तलवार निकाली, सांप को 2 टुकड़ों में काट दिया। लेकिन अगले ही पल सांप का कटा हुआ शरीर फिर से जीवित हो गया और सभी लोग हैरान रह गए थे। कैमिला ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाई और चिल्लाकर समर से कहा, मास्टर, राक्षसी हिम सांप को जीवन के देवता का संरक्षण प्राप्त है। इसे हिमदेव पर्वत पर नहीं मारा जा सकता। समर की भौहें सिकुड़ गई। उसने सांप से और परेशान न होने का फैसला किया और ऊपर की तरफ बढ़ता रहा। हालांकि सांप ने उसका पीछा करना जारी रखा। उनके पीछे बहुत सारे अन्य सांप भी समर का पीछा कर रहे थे। तभी कैमिला ने समर से आगे कहा, मास्टर, ये हिम राक्षसी सांपों का इस ग्रुप का लीडर होना चाहिए, इसलिए इसने सांपों के ग्रुप को के पीछे करने का ऑर्डर दे दिया। आपको अभी यहां से चले जाना चाहिए, अन्यथा हम बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। ये प्रॉब्लम है, इसलिए कोई इन्हें मारना भी असंभव है। समर को पता था कि अब जाना ही होगा, लेकिन जैसे ही उसने दौड़ना शुरू किया, सांपों ने उसका रास्ता ब्लॉक कर दिया। उसके सामने दर्जनों सांप प्रकट हो गए। समर ही जल्द अन्य ग्रुप सांपों से घिर गया था। उनको देखते ही समर ने मुस्कुराकर अपनी टीम को ऑर्डर देकर कहा, दोस्तों, चूंकि हम इनसे नहीं बच सकते, तो आइए हम इनका मुकाबला ही कर लें। और उन्होंने फाइट करना शुरू कर दिया। उनकी फाइट शुरू होते ही आसपास के आत्मसाधक डर के मारे भाग गए। तभी आकाश में विचरण करके समर ने अपनी गोल्डन तलवार उठाई और आकाश से एनर्जी की एक किरण उड़ी। लेकिन उतने ही तेजी से सांपों के शरीर पर फिर से मुड़ गए। सांपों की आंखें उपहास से कर रही थी, क्योंकि उन्हें जीवन के देवता का संरक्षण प्राप्त था। वो अजय थे और ये समर देखकर हैरान रह गया था। तभी समर के दिमाग में डार्क नाइट एम्परर की आवाज आई। उसने टेलीपैथी से कहा, छोटे, इन सांपों को शरीर को तो नहीं मारा जा सकता, लेकिन तुम उनकी आत्माओं को मार सकते हो। उसकी बात सुनकर समर उत्साहित हो गया। उसने अपना मुंह खोला और शेर की दहाड़ दहाड़ कर कहा,
आसमान को हिला देने वाली दहाड़। और उसने अपने स्पिरिचुअल पावर का उपयोग करके शेर के समान गूंजती हुई दहाड़ लगा दी। दहाड़ने की ध्वनि से आकाश में एक विशाल शेर का निर्माण हुआ और ध्वनि का आक्रमण सांपों के मन में प्रवेश कर गया। आगे से राक्षसी हिम सांपों ने एक दर्दनाक चीख मारी। समर के शेर की दहाड़ का इस्तेमाल करने के बाद उनके सामने मौजूद सभी सांप तुरंत मर गई। उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी नष्ट हो गई। वहीं उनके सामने पीछे खड़े अपनी प्रजाति की मौत को देखकर उनके सांप किंग ने भागने की कोशिश की, लेकिन तभी समर ने किलिंग इंटेंट के साथ एक बार और दहाड़ मारी और सैकड़ों सांपों को फिर से मार दिया। ये सब देखकर कैमेलिया का सुंदर चेहरा सदमे से भर गया। उसने हैरान होकर समर की तारीफ करके कहा, मास्टर, आप तो अद्भुत हैं। वही उस पर्वत पर मौजूद टाइगर ग्रुप के आत्मसाधक समर की पावर देखकर हैरान और भयभीत थे, लेकिन समर ने उनको पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगा। पहाड़ पर चढ़ते समय समर को कई राक्षसी जानवरों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने अपनी एनर्जी ऑगस्टाइन्स के साथ होने वाले युद्ध के लिए बचाए रखी थी। उसने कैमिला, नैना और काले पिल्लो को सभी जानवरों से निपटने के लिए कहा। वहीं शैडो ग्रुप टीम, जो अब स्वर्गीय आत्म किंगडम लेवल के एक्सपर्ट स्टेज पर पहुंच चुकी थी, उनको समर ट्रेनिंग के लिए उनके साथ लेकर आया था। 3 घंटे बाद वो आधे रास्ते में पहुंच गए थे। तभी एक हिम ईगल ने उनका रास्ता रोक लिया। यह कोई साधारण जानवर नहीं था, बल्कि स्नो ईगल किंग था। यह विशाल काय था और लगभग 50 मीटर लंबा। स्नो ईगल किंग आधे रास्ते पर खड़ा था, सभी को देख रहा था। ऑगस्टाइन, यूरेनस, अगस्टस, यूरिस और पोसाइडन सभी का रास्ता ईगल ने ब्लॉक कर दिया। वहीं उसको देखकर ही कैमिला ने समर से कहा, मास्टर, यह हिम देवता पर्वत ईश्वरी संरक्षण प्राप्त स्नो ईगल किंग है। समर ने उसकी बात ध्यान से सुनी और उसे ईगल किंग की पावर का एनर्जी का महसूस कर लिया। ये जानवर आत्म सम्राट किंगडम लेवल के 4 स्टेज पर पहुंच चुका था, जो समर से लगभग 2 स्टेज ऊपर था। तभी स्नो ईगल किंग ने सभी से कहा, मानव, ये जीवन के देवता का एरिया है, कोई भी यहां से आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन तभी ऑगस्टाइन ने आगे आकर विनर मुस्कान के साथ पोप का धर्मपुत्र और प्रकाश के देवता का उत्तराधिकारी कहा। प्रकाश के देवता और जीवन के देवता अच्छे मित्र हैं, इसलिए उसे अंदर जाने देना चाहिए। लेकिन ईगल किंग ने उसे भी मना कर दिया। तभी वहीं यूरेनस ने वज्र देवता का उत्तराधिकारी होने का दावा किया, लेकिन ईगल किंग ने उसे भी रोक दिया। उसने अगस्टस, यूरिस, पोसाइडन को भी मना कर दिया। जब ईगल किंग ने सभी का रास्ता रोक दिया, तो अगस्टाइन ने आसपास मौजूद सभी लोगों से कहा, ये ईगल किंग हमें आगे नहीं जाने देगा, इसलिए अब हमें मिलकर इसे मारना चाहिए, तभी हम पहाड़ की चोटी पर पहुंच पाएंगे। सभी टाइगर ग्रुप के आत्म साधकों ने सहमति जता दी। इस समय उनका एक साझा दुश्मन स्नो ईगल किंग था। सभी ने आगे आकर एक साथ चिल्लाकर शुरू किया, प्रकाश के देवता की मुट्ठी, वज्र देवता का मोती, मरे हुए की सेना, बुद्धि का मुकुट, पोसाइडन का त्रिशूल। सब लोगों ने अपने अपने पावरफुल हमले कर दिए थे। ईगल किंग अत्यंत पावरफुल था, हालांकि वो सामने की लड़ाई में भी सभी को हरा सकता था, लेकिन भेड़ियों का झुंड हमेशा एक अकेले बाघ से ज्यादा ताकतवर होता है। अनगिनत वार सीधे ईगल किंग के शरीर पर हुए। वो पीछे खिसकता रहा और बुरी तरह घायल हो गया। उसके मुंह से खून निकलने लगा। तभी ऑगस्टाइन गुस्से में चिल्लाया और उसने गॉड ऑफ लाइट फिस्ट पंच का इस्तेमाल कर दिया, जिसने एक विशाल पंच का रूप ले लिया और ईगल की छाती में जा लगा, जिससे उसका दिल कुचल दिया। स्नो ईगल किंग आकाश से बर्फ पर गिरा और उसके मुंह से खून थूका और मर गया। ऑगस्टाइन का गॉड ऑफ लाइफ फिस्ट तकनीक सचमुच पावरफुल थी। सब लोग अब उसे सम्मान और भय की दृष्टि से देख रहे थे। इसके बाद ऑगस्टाइन हवा में उछला और हिम पर्वत की चोटी की तरफ आगे बढ़ गया। सब लोग भी चोटी पर जाने लगे। समर ही अकेला था जो उसी स्थान पर रुका रहा। उसमें सबसे प्रबल स्पिरिचुअल पावर थी। उसने सबको पहले ही देख लिया था कि स्नो ईगल किंग अभी भी जीवित है। समर धीरे से मुस्कुराया। स्नो ईगल किंग को चुपचाप देखकर उसकी तरफ चला गया। समर ने ईगल किंग के पास जाकर कहा, मरने का नाटक बंद कर दो, मुझे पता है कि तुम अभी जिंदा हो। लेकिन ईगल किंग एक डेड बॉडी की तरह बिना किसी सांस और दिल की धड़कन के गतिहीन पड़ा रहा। जब कुछ देर तक वो नहीं उठा तो समर ने उसको धमकी देकर कहा, सुनो ईगल किंग, अगर तुमने मरने का नाटक फिर से किया तो मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा।
तुम्हारे शरीर को भूनूंगा और खा जाऊंगा। ये कहकर वो एक ठंडी मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखने लगा। तब ही मोंक ने उससे कहा, बॉस, शायद ये ईगल किंग मर चुका है। मुझे इसमें जीवन का कोई संकेत नहीं दिख रहा। यह कहकर वो कंफ्यूजन में समर की तरफ देखने लगा, लेकिन समर ने अपने आगे सिर हिलाकर मोंक को समझाकर कहा, ऐसी कई तकनीकें हैं मोंक, जिनसे आप अपने इमोर्टल संकेतों को छिपा सकते हैं। कभी कभी जो आप दिखते हैं जरूरी नहीं कि वो सच हो। यह कहकर समर ने अपने गोल्डन प्रकाश तलवार निकाली, ईगल किंग की तरफ वार कर दिया। वो उसका सिर काटने ही वाला था कि ठीक उसके इंपोर्टेंट क्षण में ईगल किंग के सिर के ऊपर एक चमकीली सफेद एनर्जी प्रकट हो गई। उसने समर के हमले को रोक दिया। उसी समय स्नो ईगल किंग ने अपनी आंखें भी खोल ली। स्नो ईगल किंग ने उदास चेहरे के साथ समर से पूछा, तुम्हें कैसे पता कि मैं जिंदा हूं? समर ने धीरे से मुस्कुराते हुए उसकी बात का जवाब देकर कहा, हालांकि ऑगस्टाइन पावरफुल था, लेकिन तुम हिम देवता पर्वत के ईश्वरीय संरक्षक जानवर हो, इसलिए मुझे पता है कि तुम्हें इतनी आसानी से मारा नहीं जा सकता। यह कहने के बाद समर ने एक कोमल मुस्कान के साथ कहा, सुनो ईगल की, तुम इस जगह के ईश्वरीय रक्षक जानवर हो, इसलिए तुम्हें पता होना चाहिए कि स्प्रिंग वाटर ऑफ लाइफ कहाँ है। हमें वहां ले चलो। यह कहकर उसने उम्मीद भरी आंखों से देखा, लेकिन आगे से ईगल किंग ने सिर हिलाकर मना कर दिया। सुनो ईगल किंग के मना करने पर समर ने उसके शरीर पर एक पांख उखाड़ दी, जिससे जमीन पर उसका खून फिर बहने लगा। ईगल किंग दर्द से चीखने लगा था। तभी समर ने ठंडे मुस्कान के साथ उसको धमकी देकर कहा, हमें स्प्रिंग वाटर ऑफ लाइफ तक ले चलो, वरना मैं तुम्हारे सारे पंख उखाड़ दूंगा। ईगल किंग अपने पंखों को बड़ा इंपोर्टेंस देता था, जिसकी सुरक्षा के बिना वो हिम पर्वत के कठोर मौसम में तुरंत मर जाता। इसलिए ईगल किंग ने सिर हिलाकर डर कर कहा, ठीक है, मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा। ईगल किंग के नेतृत्व में समर और उसके लोग हिम पर्वत की चोटी पर पहुंचे। पहाड़ की चोटी पर जाते हुए उनका हमला राक्षसी जानवरों पर भी किया। हिमदेव पर्वत की चोटी पर एक छोटा सा झरना था, जो लगभग 20 वर्ग मीटर का था। झरने का पानी नीला और सफेद नहीं, बल्कि हरा और जीवन की आभा से भरा हुआ था। हरे रंग के झरने के पास चारों तरफ घास के झुरमुटों को जीवन पावर से भर दिया गया था। ये देखते हुए चोटी पर टेम्परेचर 0 से 50 डिग्री नीचे था, और वो भी असाधारण था। तभी मोंक ने झरने की तरफ इशारा करके पूछा, बॉस, क्या ये स्प्रिंग वाटर ऑफ लाइफ है? मोंक की बात सुनकर समर ने स्नो ईगल किंग से पूछा, स्नो ईगल किंग, क्या ये वही झरना है, स्प्रिंग वाटर ऑफ लाइफ है? स्नो ईगल किंग ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, यही वो स्प्रिंग वाटर ऑफ लाइफ है। तभी ईगल किंग की आंखों में हल्की सी हलचल हुई, जिसे किसी ने देखा ही नहीं सिवाय भाग्य की बिल्ली के। तभी भाग्य की बिल्ली ने समर को झरने की तरफ बढ़कर देखा और तुरंत उसको रोक कर कहा, रुक जाओ। समर रुक गया और उसने बिल्ली से पूछा, भाग्य की बिल्ली, तुम मुझे क्यों रोक रही हो? बिल्ली ने टेलीपैथी से समर की बात का जवाब देकर कहा, समर, मैंने भी स्प्रिंग वाटर ऑफ लाइफ देखा है। इसके पानी का रंग सफेद होना चाहिए, बर्फ की तरह सफेद, हरा नहीं। उसकी बात सुनकर समर ने कंफ्यूज होते हुए टेलीपैथी से पूछा, भाग्य की बिल्ली, क्या झरने के पानी का रंग बदल नहीं सकता? बिल्ली ने सिर हिलाकर कहा, असंभव। स्प्रिंग वाटर ऑफ लाइफ सिर्फ सफेद रंग का हो सकता है। इसके अलावा इसमें गति करने की क्षमता भी है। माना कि ये पहले भी यहां था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब भी यहां होगा। उसकी बात सुनकर समर ने अपनी भौहें सिकोड़ दी और पूछा, तो तुम ये कह रही हो कि ये नकली झरना है? उसकी बात के जवाब में भाग्य की बिल्ली ने हाँ में सिर हिला दिया, जैसे समर ने इसके बारे में सोचना शुरू कर दिया। वहीं जब स्नो ईगल किंग ने समर को रुकते हुए देखा, तो उसने समर को झरने की तरफ इशारा करके कहा, समर, स्प्रिंग वाटर ऑफ लाइफ तुम्हारे ठीक सामने है, तुम रुक क्यों गए? ईगल किंग की बात सुनकर समर ने ठंडे मुस्कान के साथ उसको घूरा। उसे ईगल किंग की तुलना में भाग्य की बिल्ली पर ज्यादा विश्वास था। अगर ये नकली है तो ये अकल्पनीय रूप से खतरनाक हो सकता है। तभी आत्मसाधकों का एक विशाल भीड़ उनकी तरफ उड़ते हुए दिखाई दी, जिसमें सबसे पहले ऑगस्टाइन, यूरेनस, ऑगस्टस, यूरिस और पोसेडन थे। तभी एक गोरा आत्मसाधक झरने को देखकर जोर से चिल्लाया, ये स्प्रिंग वाटर ऑफ लाइफ है, इसके लिए आगे बढ़ो। लेकिन तभी ऑगस्टाइन ने ठंडे स्वर में कहा, मैं उस किसी को भी मार डालूंगा जो स्प्रिंग वाटर ऑफ लाइफ के लिए मेरे साथ लड़ेगा।
उसने अपनी हथेली हिलाई और उस गोरे आत्म साधक को दूर फेंक दिया, जिसके टुकड़े टुकड़े हो गए। ये कहते हुए ऑगस्टाइन ने अहंकार से जोर से हंसकर कहा, स्प्रिंग वाटर ऑफ लाइफ तो मेरा है, इसे मुझसे कोई नहीं चुरा सकता। ये कहते वो तेजी से झरने के पास पहुंच गया। उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और पानी पकड़ने लगा। हालांकि जैसे ही उसके हाथ से हरे पानी को छुआ, ऑगस्टाइन ने एक भयानक चीख मारी। उसने दर्द से चीख कर कहा, ओह, ये तो सचमुच दर्दनाक है। उसकी हथेली का मांस जल गया, उसकी हड्डियां बाहर आ गई। हरे झरने का पानी संरक्षक था, लेकिन ऑगस्टाइन ने जैसे ही भागने की कोशिश की, पानी की एक हरी बेल निकली। बेलों से कांटे निकले और उन्होंने पल भर में ऑगस्टाइन को अपने में उलझा लिया। ऑगस्टाइन ने संघर्ष किया, लेकिन वो मुक्त नहीं हो पाया। उसने अपने बाएं हाथ को आगे बढ़ाकर कहा, प्रकाश के देवता फेस्ट, और यह कहकर उसने लताओं पर वार किया। पंच पहाड़ को चूर करने में सक्षम था, फिर भी लताओं पर केवल एक छोटी सी खरोंच आई। तब भी उसके आगे कांटे ऑगस्टाइन की त्वचा में धंस गए और उसका खून पीने लगे। ऑगस्टाइन ने डर के मारे चिल्लाकर कहा, पापा यूरेनस, प्लीज मुझे बचाने आओ। वहीं उसकी हालात देखकर समर के चेहरे पर शिकन आ गई। भाग्य की बिल्ली से उसने पूछा, बिल्ली, क्या तुम जानती हो कि ये क्या है? भाग्य की बिल्ली ने उसकी बात का जवाब देकर कहा, हाँ मैं जानती हूँ, ये हजारों राक्षसों की हरी बेल है, जो आत्म सम्राट किंगडम के फिफ्थ स्टेज के प्राणी हैं। ये विनाश के देवता की राक्षसी बेल है। ये मनुष्यों का खून और मांस चूसती है। समर ने सिर हिलाया, क्या ये सोचकर हैरान था कि जीवन के देवता के पर्वत पर विनाश के देवता की बेल कैसे आ गई। इस बीच ऑगस्टस और यूरेनस ने अपनी पूरी ताकत से हरी लताओं पर हमला किया। ऑगस्टस के पास मृतकों की पुस्तक थी, यूरेनस के पास बिजली के देवता का मोती। यूरेनस के मोती से बिजली की चमक निकली, जिससे बेलों की सतह को उड़ा दिया, जब तक वो वापस पानी में नहीं चली गई। तभी ऑगस्टस चिंतित होकर ऑगस्टाइन को जमीन पर वापस लाकर पूछा, बेटा क्या तुम ठीक हो? ऑगस्टाइन ने उसकी बात का जवाब देकर कहा, पापा मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूं, मेरा दाहिना हाथ जल गया। आगे से ऑगस्टस ने उसको हौसला देकर कहा, चिंता मत करो, एक बार हमें असली स्प्रिंग वाटर ऑफ लाइफ मिल जाए तो वो तुम्हारे हाथ को ठीक भी कर देगा। उसकी बात को सुनकर ऑगस्टाइन का चेहरा फीका पड़ गया। उसने हैरान होकर कहा, पापा, क्या क्या ये नकली झरना है? इसका मतलब हमें नहीं पता चला कि असली स्प्रिंग ऑफ वाटर लाइफ कहाँ है। ऑगस्टस ने मुस्कुराकर उसको दिलासा देकर कहा, हम नहीं जानते, लेकिन भाग्य की बिल्ली जानती है कि वो कहाँ है। वो ये कहकर शैतानी मुस्कान के साथ भाग्य की बिल्ली को देखने लगा। उसकी बात को सुनकर सभी समझ गए कि वो क्या कहना चाहता है, इसलिए वो सभी तुरंत बिल्ली को पकड़ने के लिए आगे बढ़े। उनको अपनी तरफ आता देखकर बिल्ली तुरंत समर के पीछे छिप गई और उसने डर के मारे चिल्लाकर समर से कहा, ये बूढ़ा मुझे पकड़ना चाहता है, जाओ और उसे निपटो। लेकिन तभी ऑगस्टस ने समर से कहा, समर, हमारे रास्ते से हट जाओ। समर ने तिरस्कार पूर्वक जवाब देकर कहा, तुम अपने आप को क्या समझते हो? मैं तुम्हारी बातें क्यों सुनूं? समर की बात सुनकर ऑगस्टस का चेहरा काला पड़ गया। उसने चिल्लाकर मृतकों की पुस्तक निकाल ली। पुस्तक से पहला प्राणी मगरमच्छ का हेड था और एक लाश जिसकी आंखें डेड थी। तभी कैमिला ने समर को समझाकर कहा, मास्टर, ये असली मगरमच्छ नहीं है, ये तो बस एक डेड बॉडी है। तभी मगरमच्छ ने एक चेक के साथ समर पर हमला किया। समर ने अपनी दाहिनी फिस्ट से वार किया और मगरमच्छ को दो टुकड़ों में विभाजित कर दिया। हालांकि उसका शरीर फिर से एक हो गया। तभी ऑगस्टस ने फिर से पुस्तक निकाली, कई अन्य मरे हुए जानवरों को बुला लिया, मकड़ी किंग, सांप किंग और काला ड्रैगन किंग। ये सभी बड़े पावरफुल मरे हुए प्राणी थे, जिन्हें समर ने पहले मारा था। तभी समर ने उन पर अपनी गोल्डन प्रकाश तलवार से जोरदार वार किए, लेकिन वो तुरंत ठीक हो गए। समर ये देखकर हैरान था। सबको समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। तभी उसका यह हैरानी भरा चेहरा देखकर ऑगस्टस ने व्यंग करके कहा, समर, मैंने जिन लोगों को बुलाया है वे सभी मरे हुए हैं, तुम दोबारा उन्हें नहीं मार पाओगे। उसकी बात को सुनकर समर और भी ज्यादा सोच में पड़ गया। लेकिन तभी समर के सिर में फायर ड्रैगन की आवाज गूंजी। उसने टेलीपैथी से कहा, जूनियर, तुम अपनी मार्शल आर्ट तकनीकों का इस्तेमाल करके मरे हुए लोगों को नहीं मार पाओगे, लेकिन तुम आग से उनको जला सकते हो, इसीलिए तुम्हें आग का इस्तेमाल करना होगा। उसके बाद सुनकर समर ने उसका जवाब देकर कहा,
लेकिन सीनियर, मैं अपनी एनर्जी से गोल्डन लपटों का इस्तेमाल सिर्फ 2 बार कर सकता हूँ। उसकी बात सुनकर फायर ड्रैगन ने हल्के से मुस्कुरा कर कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी एनर्जी उधार दे सकता हूँ। ये कहते हुए फायर ड्रैगन ने अपनी कुछ स्पिरिचुअल एनर्जी लपटों को समर के सिर में इंजेक्ट कर दिया। समर ने अपनी दाहिनी हथेली बाहर निकाली, जिससे हाथ लपटों का एक विशाल गोला बन गया। लपटें मरे हुए जानवरों पर भड़क उठी और सभी राख में विलीन हो गई। ये सब देखकर ऑगस्टस गुस्से से भर गया। उसने गुस्से में यूरेनस से कहा, यूरेनस, समर बहुत पावरफुल है, तुम उसे अपने बिजली के देवता का मोती से हिलाकर मार रहा। उसकी बात सुनते ही यूरेनस ने अपना बिजली के देवता का मोती निकाला, जिससे आसमान में 2 दर्जन काली बिजली की धारियां निकली, जो समर के निशाना बनाने लगी थी। तभी समर ने सतर्क होकर अपना लाल बिजली रत्न निकाला और उसमें अपनी एनर्जी जारी करना शुरू कर दिया। समर के मोती से दर्जनों लाल बिजली की धारियां निकली, जो यूरेनस की काली धारियों से टकरा गई। गड़गड़ाहट और बिजली पहाड़ की चोटी पर जा गिरी, जिससे बड़े बड़े गड्ढे बन गए, चट्टानें उड़ गई और एक विशाल ब्लैक होल प्रकट हो गया। पहाड़ की चोटी से सभी लोग नीचे गड्ढे में गिरने लगे, जिसमें समर भी शामिल था। तभी समर ने आश्चर्य से कहा, क्या क्या ये पहाड़ खोखला है? काफी देर के बाद वो अंततः नीचे उतरे। पहाड़ के अंदर का हिस्सा विशाल था और पावरफुल जीवन की एनर्जी सभी के शरीर में समा रही थी, जिससे घायल लोग भी ठीक होने लगे। तब भी एक आत्म साधक ने चिल्लाकर सभी से कहा, देखो, ये तो एक महल है। उसकी बात को सुनकर सभी ने सामने देखा, तो वहां एक बड़ा सा सफेद महल था, जिसे सभी जीवन की पावरफुल एनर्जी निकल रही थी। उस महल को देखते ही एक और लड़के ने हैरानी भरी आंखों के साथ कहा, हे भगवान, क्या यह जीवन के देवता का महल है? एक और आत्म साधक ने कहा, अरे ये तो चमत्कार है। वहीं उस महल को देखकर समर का चेहरा उत्साह से लाल हो गया। इस लंबी और कठिन खोज के बाद अंततः उन्हें वो स्थान मिल गया जहां स्प्रिंग वाटर ऑफ लाइफ छिपा हुआ था। हिमदेव पर्वत की चोटी पर बने इस महल के एनर्जी गेट पर जीवन के देवता की एक भव्य 10 मीटर से अधिक ऊंची मूर्ति खड़ी थी। हालांकि टाइगर ग्रुप के आत्म साधकों ने चिंता से लाल आंखों के साथ महल की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। समर ने उन्हें रोका। तभी मॉन्क ने समर से कहा, बॉस, चलो हम भी अंदर चलते हैं, हमें दूसरों से पहले स्प्रिंग वाटर ऑफ लाइफ छीनना है। उसकी बात सुनकर समर ने सिर हिलाकर कहा, जरा रुको। उसकी बात सुनकर शैडो ग्रुप टीम उलझन में पड़ गई, लेकिन समर ने गंभीर भाव से कहा, यह महल खतरनाक है, मुझे अभी तक एक भयानक एनर्जी महसूस हुई है। काले पिल्ले, आकाश बख्शी सांप और भाग्य की बिल्ली ने भी इस खतरे को महसूस कर लिया था। वहीं समर ने सावधानी बरती और दूसरों के पीछे पीछे अंदर गया, ताकि मुसीबत का पहला संकेत मिलते ही वो भाग जाए। वो सफेद महल विशाल था, जिसमें सफेद मोतियां क्रिस्टल लगे हुए थे। रात के मोती दीवारों से लटके थे, लेकिन उन पर एक पावरफुल सुरक्षा घेरा था, जिससे कोई भी उन्हें चुरा नहीं सकता था। उनका ग्रुप तेजी से आगे बढ़ता रहा। एक विशाल लगभग 10,000 वर्ग मीटर के हॉल में पहुंचा। हॉल के बीचों बीच एक सफेद झरना बह रहा था, जिसमें जीवन की प्रबल एनर्जी निकल रही थी। लोग तुरंत झरने पर आक्रमण करने लगे। एक लंबे बालों वाला आत्म साधक तेजी से झरने के पास उतरा, लेकिन इससे ही पहले वो कुछ कर पाता, एक विशाल हाथ कहीं से प्रकट हुआ और उस हाथ ने उसे पटक पटक कर मार डाला। उसकी मौत को देखकर सभी स्तब्ध रह गए। उन लोगों को एहसास हुआ कि स्प्रिंग वाटर ऑफ लाइफ के पास 2 लोग खड़े थे। एक की त्वचा काली थी, बाल काले थे, सिर पर एक काला सिंह था। यह नरक से आया शैतान था, जिसे समर ने पहले भी घायल किया था। दूसरी ओर सफेद वस्त्र पहने उसके पास सफेद पंखों का एक जोड़ा था। एक उसका चेहरा ठंडा था और अभिमानी भी था। ये एक देवदूत था। तभी 2 पंखों वाले देवदूत ने शैतान पर अहंकार पूर्वक उपहास करके कहा, एक सिंग वाले शैतान, स्प्रिंग वाटर ऑफ लाइफ तो मेरा है। लोगों को देवदूत के प्रति आदर और शैतान के प्रति भय था। वे झगड़ते हुए देवदूत और शैतान को देखकर पीछे हटने लगे, क्योंकि कोई भी उनके लड़ाई के बीच में आकर मरना नहीं चाहता था। समर भी पीछे हट गया, क्योंकि उसे पता था कि दोनों बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। एक सिंग वाले शैतान ने अपना पंच लहराया, जो काले पंच की छाया में बदल गया और देवदूत पर हमला कर दिया। देवदूत ने अपना पंच घुमाया, जिससे एक विशाल सफेद पंच की छाया में बदल गया। जब दोनों पंच
छायाएं आपस में टकरा गई तो एक बड़ा धमाका हुआ। देवदूत और शैतान की लड़ाई में महल में हवा को धुंधला और अंधेरा कर दिया। डायमेंशन में दरारें पड़ गई। स्पेस ब्लैक होल दिखाई देने लगे, जिनमें से कुछ आत्मसाधक समा गए और बिना किसी निशान के गायब हो गए। तभी मोंक ने समर को अंगूठा दिखाकर कहा, बॉस आप तो इंटेलिजेंट हैं, सौभाग्य से हम पीछे हैं। अगर हम ब्लैक होल में समा जाते तो हम भी खत्म हो जाते। समर जानता था कि उसके पास सीधा मुकाबला करने का कोई मौका नहीं, लेकिन उसने सोचा कि जब दोनों एक दूसरे को बुरी तरह नुकसान पहुंचाएंगे तो स्प्रिंग वाटर ऑफ लाइफ चुरा सकता है। तभी देवदूत ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया और जोर से चिल्लाकर कहा, देवता प्रकाश के पंख। और उसने दो सफेद पंख एनर्जियों में बदल दिए। शैतान की तरफ तेजी से बढ़े। आगे से शैतान भी गंभीर हो गया और उसने चिल्लाकर कहा, काले शैतान सिंह। उसने शैतानी सिंह का एक विशाल प्रकाश के देवता के पंखों से टकरा दिया। इससे धरती को हिला देने वाला एक जोरदार झटका लगा। अंत में एक सिंह वाला शैतान और दो पंखों वाला देवदूत दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए और जमीन पर गिर पड़े। इसके बाद दो पंखों वाले देवदूत ने ऑगस्टाइन को देखा और पूछा, क्या आप प्रकाश के देवता के उत्तराधिकारी हैं? ऑगस्टाइन ने मुस्कुराकर सम्मानपूर्वक जवाब देकर कहा, प्रभु देवदूत, मुझे प्रकाश के देवता की विरासत प्राप्त हुई है। तभी देवदूत ने ऑगस्टाइन से कहा, ऑगस्टाइन, एक सींग वाला शैतान अब गंभीर रूप से घायल है, जाओ और उसे मारने में मेरी मदद करो। ऑगस्टाइन ने सिर हिला दिया और एक सींग वाले शैतान की तरफ बढ़ गया। उसने तुरंत उसे मार डाला। इसके बाद ऑगस्टाइन ने फिर देवदूत के पास जाकर कहा, प्रभु देवदूत, मिशन पूरा हो गया, मैंने काले सींग वाले शैतान को मार डाला। दो पंखों वाला देवदूत मुस्कुराया और उसने स्प्रिंग वाटर ऑफ लाइफ से थोड़ा पानी लिया और ऑगस्टाइन को दे दिया। झरने के पानी को छूते ही ऑगस्टाइन का जला हुआ दाहिना हाथ पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। तभी देवदूत खुद को ठीक करने वाला था। समर एक तेज तीर की तरह देवदूत के सामने था। समर ने अपनी गोल्डन प्रकाश तलवार निकाली, जोर से चिल्लाकर बोला, गोल्डन प्रकाश बवंडर। और यह कहकर उसने दो पंखों वाले देवदूत का सिर काट दिया। मरने से पहले देवदूत की आंखें भय से भर गई थी। आसपास मौजूद सभी लोग एकदम हैरान थे। वहीं ऑगस्टाइन का चेहरा उग्र हो गया और उसने गुस्से से कहा, समर, तुम कमीने, तुमने प्रभु देवदूत को मारने की हिम्मत भी कैसे की? आगे से समर ने ठंडे मुस्कान के साथ कहा, ऑगस्टाइन, तुम कमीने हो, मैंने उसे मार डाला, तुम क्या कर सकते हो? ऑगस्टाइन ने चिल्लाकर अपना दाहिना हाथ हिलाया, जो प्रकाश के देवता की सांस के साथ एक विशाल पंच में बदल गया। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, प्रकाश के देवता की मुट्ठी। आगे से समर ने सीधे तौर पर स्ट्रेंगल हेल फिस्ट की चौथी तकनीक का इस्तेमाल करके कहा, चौथी फिस्ट। दोनों के पंच के टकराने की आवाज से हवा में एक जोरदार विस्फोट हो गया और डायमेंशनल टूट गई। उसे टक्कर से ऑगस्टाइन का शरीर एक कदम पीछे हट गया। वह आश्चर्यचकित था। उसने हैरान होकर कहा, क्या तुमने सचमुच मेरे प्रकाश के देवता की फिस्ट को रोक दिया? समर ने ठंडे मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारा पंच बहुत कमजोर है। ऑगस्टाइन का चेहरा पीला पड़ गया था। वो अपने पंच कला में वार करता रहा, लेकिन हर बार समर के स्ट्रेंगल हेल फिस्ट ने उसे पीछे धकेल दिया। ऑगस्टाइन ने अपने दाहिने कलाई घुमाई और चिल्लाकर कहा, देवता की प्रकाश तलवार। और यह प्रकाश के देवता की पावरफुल तलवार थी। ऑगस्टाइन ने अपनी तलवार में एक ऐसा प्रहार किया जिससे तलवार की एनर्जी से एक सफेद किरण निकली। आगे से समर ने अपनी गोल्डन प्रकाश तलवार निकाल ली और उसकी सफेद तलवार की एनर्जी से जा टकराया। समर और ऑगस्टाइन दोनों एक बार फिर पीछे चले गए। इस राउंड में भी दोनों बराबरी पर थे। ऑगस्टाइन ने जोर से चिल्लाकर कहा, स्वर्ग के ऊंचे देवता। और प्रकाश के देवता की तलवार एक प्रकाश के देवता के प्रेत में बदल गई और समर पर भयंकर वार किया। तभी समर ने अपनी कलाई घुमाई और गोल्डन प्रकाश तलवार की सेकंड तकनीक गोल्डन प्रकाश बवंडर का इस्तेमाल कर दिया और दोनों आपस में टूट पड़े। लेकिन प्रकाश के देवता का प्रेत अत्यंत पावरफुल था, जिसने समर के तूफान को टुकड़ों में तोड़ दिया और उस पर जोरदार प्रहार किया, जिससे समर हवा में उछलकर 1 दर्जन मीटर पीछे गिरा और खून उगल दिया। तभी समर के दिमाग में फायर ड्रैगन की आवाज गूंजी। उसने टेलीपैथी से कहा,
छोटे, तुम प्रकाश के देवता के प्रेत का मुकाबला नहीं कर सकते। मुझे तुम्हारी मदद करने दो। और अगले ही पल फायर ड्रैगन की आत्मा समर के दिमाग से निकली और उसकी गोल्डन प्रकाश तलवार के ऊपर आ गई। प्रकाश के देवता के प्रेत ने तुरंत फायर ड्रैगन को पहचान लिया और कहा, फायर ड्रैगन, क्या तुम वास्तव में अभी जीवित हो? फायर ड्रैगन ने मुस्कुराकर उसकी बात का जवाब देकर कहा, प्रकाश के देवता, अगर तुम नहीं मरे हो तो मैं कैसे मर जाऊंगा? एंशिएंट काल के दुश्मन फायर ड्रैगन और प्रकाश के देवता का प्रेत एक दूसरे की तरफ दौड़े और दिन रात लड़ने लगे, जिससे उनके आसपास की जगह फट गई। वहीं प्रकाश के देवता के प्रेत के बिना ऑगस्टाइन ने एक बहुत बड़ा सहयोगी खो दिया। समय ने अवसर बर्बाद न किया। गोल्डन क्लच निकाल लिया और ऑगस्टाइन की तरफ निशाना बनाया। गोल्डन क्लच ने एनर्जी की एक किरण फेंक दी और जिसे तुरंत ऑगस्टाइन पर वार किया। उसकी छाती में एक बड़ा खूनी छेद कर दिया। दुर्भाग्य से ऑगस्टाइन आखिरी पल में किसी तरह अपने दिल को बचाने में कामयाब रह गया था। वहीं ऑगस्टाइन को घायल देखकर ऑगस्टस और यूरेनस समर पर हमला करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन तभी नैना और कैमिला भी उनसे लड़ने के लिए दौड़ पड़ी। दूसरी तरफ यूरिस और पोसाइडन स्प्रिंग वाटर ऑफ लाइफ की तरफ दौड़े, जहां शैडो ग्रुप टीम काले पिल्ले आकाश बख्शी सांप और फायर शैडो किंग आगे आए और उनसे फाइट करने लगे। समर ऑगस्टाइन पर लगातार निशाना साध रहा था। उसने अपनी ड्रैगन 1000 स्टेप तकनीक का इस्तेमाल किया और अपनी डायमेंशनल अंगूठी से ग्रीन टावर निकाला। उसने ग्रीन टावर की एम्परर लेवल स्पिरिचुअल पावर का उपयोग करके ऑगस्टाइन्स की ताकत को एम्परर किंगडम के तीसरे लेवल से दूसरे तक दबा दिया, जिससे वो समर के बराबर हो गया। समर ने एक जोरदार पंच मारा जो उसकी छाती पर लगा। उसकी 2 पसलियां टूट गई। वो हवा में उछल गया और उसके मुंह से खून निकलने लगा। ऑगस्टाइन ने अपने मुंह से खून पोंछकर चिल्लाकर कहा, धिक्कार है, तुम मेरी ताकत को भी दबा सकते हो। ऑगस्टाइन ने जोर से दहाड़ कर कहा, टाइगर गॉड ब्लड लाइन टोटम। और उसने अपना ब्लड लाइन टोटम एक्टिवेट कर दिया। उसके शरीर में पावर जागृत हो गई। टाइगर गॉड का प्रशिक्षण प्रकट हो गया था। ऑगस्टाइन अहंकार से भरा हुआ था। उसने चिल्लाकर कहा, समर, मैंने अपनी टोटम को एक्टिवेट कर दिया। अब तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता। तभी समर ने अपनी ब्लड लाइन टोटम को एक्टिवेट करने का निर्णय लिया और एक एंशिएंट मंत्र बुदबुदाते हुए कहा, शैडो गॉड टोटम। उसके ऊपर शैडो गॉड का प्रशिक्षण बन गया, जो लगभग टाइगर गॉड प्रशिक्षण के आकार का था। दोनों आकाश में मिले और आपस में भिड़े, जिससे पावरफुल एनर्जियां फूट पड़ी। लगातार टकराव के बाद समर को लगा कि वो बराबरी पर है, इसलिए उसने बुदबुदा कर कहा, भक्षक ब्लड लाइन टोटम, और अपने शरीर के भीतर उसको केंद्रित किया और एक ब्लैक होल बन गया। इस ब्लैक होल ने टाइगर देवता की ब्लड लाइन टोटम को निगल लिया और इसे समर की एनर्जी में बदल दिया। टाइगर देवता के निगलने के बाद समर की लाइफ एलिमेंट तेजी से बढ़ी और उसके दायिंत्यन में केंद्र में 3 निशान छोड़ दिए, जो अब तीसरे लेवल पर पहुंचने का संकेत था। ऑगस्टाइन का चेहरा तुरंत आश्चर्य से भर गया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ब्लड लाइन टोटम को खाने की? समर ने गुस्से में कहा, ऑगस्टाइन, तुम भी मरने के लिए तैयार हो जाओ। और यह कहकर समर ने अपनी तलवार को निकाला और एनर्जी का एक प्रभाव छोड़ा, जो ऑगस्टाइन पर पहुंच गया। उसके सिर पर वार कर दिया। ऑगस्टाइन का सिर गोल्डन प्रकाश तलवार से काट दिया गया और वो दूर लुढ़क गया। उसकी आंखों में भय था। वहीं उधर ऑगस्टस, जो नैना से लड़ रहा था, उसने जब ऑगस्टाइन को मरा हुआ देखा तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ऑगस्टस तुरंत नैना को छोड़कर समर की तरफ दौड़ा और अचानक अपने अनडेड पंच का इस्तेमाल किया। एक काली फिश समर की तरफ तेजी से बढ़ी। आगे से समर ने एक ठंडी मुस्कान दी। अब वो आत्म एम्परर किंगडम के दायरे में तीसरे लेवल पर था, इसलिए उसे डर नहीं था। समर ने एक जोरदार पंच मारा, जिसे ऑगस्टस के पंच को चकनाचूर कर दिया। अगले ही पल समर ने ऑगस्टस के पास पहुंचकर उसके दिल पर एक जोरदार पंच दे मारा और एक छेद भी कर दिया। और ऑगस्टस का शरीर जमीन पर गिर गया। वो बेजान होकर पड़ा रहा। ऑगस्टस की मौत देखकर यूरेनस को गहरा सदमा लगा। उसने तुरंत बिजली देवता का मोती निकाला, जिससे दर्जनों काली बिजली की चमक निकली और समर की तरफ बढ़ी। तभी समर ने अपना बिजली रत्न निकाला, अपनी लाल बिजली को जगा दिया और उन दोनों की बिजली आपस में बदल गई, आपस में टकरा गई। तभी डार्क नाइट एम्परर ने समर को यूरेनस की बिजली को परिष्कृत करने का एक तरकीब सिखाया। समर की समझने की क्षमता बहुत अधिक थी। उसने जल्द ही यूरेनस की बिजली बोल्ट साधना तकनीक को एक्टिवेट करके सभी काले बिजली के बोल्टों को परिष्कृत कर दिया।
यूरेनस सदमे में था। उसने हैरान होकर समर से कहा, क्या तुमने मेरे काले बिजली के बोल्टों को परिष्कृत कर लिया? लेकिन तभी समर ने उस पर एक जोरदार वार किया और उसे एक ही वार में यूरेनस का सिर कट गया। वो जमीन पर लुढ़क गया और उसकी आंखें भी भय से भर गई थी। ऑगस्टाइन, ऑगस्टस और यूरेनस तीनों को समर ने मार डाला। टाइगर ग्रुप के आत्मसाधक भयभीत थे और समर को राक्षस की तरह देख रहे थे। समर स्प्रिंग वाटर ऑफ लाइफ की तरफ अब चल पड़ा था। कुछ लोगों ने उसे रोकना चाहा, लेकिन समर ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। वहीं बाकी लोग डर के मारे रास्ते से हट गए। स्प्रिंग वाटर ऑफ लाइफ के किनारे बुद्धि महल की यूरिस और समुद्र गॉड अलायंस के पोसाइडन मौजूद थे। पोसाइडन समर का दोस्त था, इसलिए उसने हमला नहीं किया। इसलिए समर ने अहंकार से भरी आवाज में यूरिस से कहा, तुम चुपचाप यहां से चले जाओ यूरिस। लेकिन उसकी बात सुनकर यूरिस गुस्से में भर गई। उसने अपने गुस्से में चिल्लाकर कहा, समर, तुमने मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे करी? लेकिन आगे से समर ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसको बस यूरिस को थप्पड़ मारकर उड़ा दिया। हालांकि वो आत्म एम्परर किंगडम लेवल के तीसरे लेवल की फाइटर थी, वो फिर भी समर का मुकाबला नहीं कर पाई। समर ने यूरिस को धमकी दी, अगर तुमने और बकवास करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और उसकी धमकी सुनकर यूरिस डर गई। उसने अपना मुंह बंद कर लिया। समर स्प्रिंग ऑफ वाटर लाइफ के पास गया और अपनी डायमेंशनल अंगूठी से 10 जेड बोतलें निकाली। स्प्रिंग वाटर ऑफ लाइफ का पानी सफेद था, जो जीवंत एनर्जी उत्सर्जित कर रहा था। समर ने पानी की बोतलों में पानी भरना शुरू कर दिया। जब वो पांचवी बोतल भर रहा था तो स्प्रिंग वाटर ऑफ लाइफ का पानी तेजी से गायब होने लगा। स्प्रिंग वाटर ऑफ लाइफ टेलीपोर्ट कर सकता था। उसने तुरंत ऐसा किया जिसे समर की आंखों में अफसोस की झलक दिखाई दी। समर जानता था कि वो मरे हुए व्यक्ति को भी पानी से बचा सकता है। समर ने तुरंत भाग्य की बिल्ली से पूछा, भाग्य की बिल्ली, क्या तुम जानती हो कि स्प्रिंग वाटर ऑफ लाइफ कहां जा रहा है? बिल्ली ने कहा, स्प्रिंग वाटर ऑफ लाइफ तो गतिशील है। केवल जीवन का ईश्वर ही जानता है कि वो कहां जा सकता है, कोई और नहीं। समर के हाथों में अब केवल 4 बोतलें ही बची थी। तभी पोसाइडन ने हताश होकर पूछा, समर, क्या तुम मुझे स्प्रिंग वाटर ऑफ लाइफ की एक बूंद दे सकते हो? समर ने उसकी तरफ देखकर पूछा, पोसाइडन, तुम स्प्रिंग ऑफ वाटर लाइफ का इस्तेमाल क्यों करना चाहते हो? पोसाइडन ने उसकी बात का जवाब देकर कहा, मेरी बेटे की बीमारी फिर से उभर आई है। उसके इलाज के लिए स्प्रिंग वाटर ऑफ लाइफ के पानी की अन्य जड़ी बूटियों की भी जरूरत है। समर ने पोसाइडन की बेटे को याद किया। तुरंत स्प्रिंग वाटर ऑफ लाइफ की 2 बूंदें पोसाइडन के कंटेनर में डाल दिए, जो उसकी बेटे को ठीक करने के लिए काफी था। इसके बाद समर ने अपना हाथ हिलाया और टीम से कहा, चलो दोस्तों, अब हम चलते हैं। और ये कहकर वो आगे आगे चल पड़ा। तभी मोंक ने एक्साइटेड होकर समर से पूछा, बॉस, हमें स्प्रिंग वाटर ऑफ लाइफ मिल गया, अब हमें इंडिया जाना चाहिए ना? समर ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, हम वापस ही जा रहे हैं। मैं तुम्हें से ज्यादा चिंतित हूं दोस्त। इसके बाद समर और उनकी टीम एयरपोर्ट पहुंची और फ्लाइट से इंडिया की तरफ चल पड़े। उसने पिशाच रानी कैमिला को अपनी सेना का विस्तार जारी रखने, टाइगर ग्रुप में मोहरों के रूप में काम करने के लिए वहीं छोड़ दिया। 12 घंटे बाद उनकी फ्लाइट मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड हो गई, जहां उन्हें स्वाति शर्मा, निशा और ड्रैगन किंग रिसीव करने के लिए पहले ही खड़े थे। समर ने स्वाति शर्मा को देखते ही कहा, डायरेक्टर स्वाति, प्लीज मेरे लिए एक हेलीकॉप्टर की व्यवस्था कीजिए। मैं कियारा से मिलने के लिए इंदौर जा रहा हूं। स्वाति ने उसकी बात को मानते ही एक हेलीकॉप्टर का इंतजाम करवा दिया और ड्रैगन किंग ने हेलीकॉप्टर उड़ाया। 2 घंटे बाद वो लोग मुंबई से इंदौर पहुंच गए। उसके बाद वो तुरंत निपानिया पैलेस की तरफ चल पड़े। समर विला नंबर 13 में पहुंचा, तभी मिस्टी उसे देखकर हैरान रह गई। समर दूसरी मंजिल पर बेडरूम में गया। कियारा बिलेवल पर लेटी थी और उसका चेहरा स्लीपिंग ब्यूटी की तरह पीला और बेरंग था। समर कियारा के पास गया, उसका बर्फीला हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, हनी, मैं तुम्हें देखने वापस आ गया हूं। उसने कियारा को बड़े भेड़िए और छोटे लाल राइडिंग हुड की कहानी सुनाई। कहानी पूरी करने के बाद कियारा निश्चल पड़ी रही। समर ने धीरे से कहा, हनी, मुझे फ्रोजन हार्ट और स्प्रिंग ऑफ लाइफ मिल गया है। चिंता मत करो, मैं आइस ड्रैगन ब्लड को खोजने में सक्षम होऊंगा। तुम्हें बचाने के लिए उन्हें पवित्र अमृत में परिष्कृत कर लूंगा। ये कहते ही समर ने कियारा के माथे को चूमा। उसका माथा ठंडा था और उसमें जीवन की गर्माहट नहीं थी। उसने धीरे से फिर से बुदबुदा कर कहा, हनी, मैं तुम्हें जरूर बचा लूंगा। अब मैं आइस ब्लड लेने जा रहा हूं। लेकिन जाने से पहले समर ने पायल के घर जाकर उसे और बच्ची को भी देखा।
उसने पायल से कहा। पायल, मुझे इस बार समुद्र तक जाना है, मैं कुछ समय तक वापस नहीं आऊंगा। और यह कहने के बाद वो वहां से निकल गया। समर इस बार शैडो ग्रुप टीम को खतरे के कारण अपने साथ नहीं लेकर गया। वो केवल नैना, काले पिल्ले और आकाश बख्शी सांप को ही लेकर गया था। उसने फायर शैडो किंग को कियारा और अन्य लोगों की रक्षा करने के लिए वहीं छोड़ दिया। समर ने स्वाति से एक पानी के जहाज की व्यवस्था करने को कहा और नॉर्थ सी में ड्रैगन पैलेस की तरफ रवाना हो गए, जिसका नक्शा उसने पहले इस ड्रैगन पैलेस की थर्ड प्रिंसेस से प्राप्त किया था। जब उनका जहाज खुले पानी में उतरा तो समर ने देखा कि जहाज पर मौजूद सभी लोग आत्म साधक थे, जिनमें से कई आत्म एम्परर किंगडम लेवल के थे। नैना ने उन सभी का परिचय करवा कर कहा, यूजी फ्लाइंग बीस्ट सेक्ट के दलविंदर, मेट्रोइड कृपाण सेक्ट के रमन, आदिम आकाश सेक्ट कर्मचारी सेक्ट के मनसुख, पियानो सेक्ट के मेहुल, बोस किंग सेक्ट के नदीम, ये सभी यहाँ हैं। समर ने सुना कि वो नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में दिखाई गई बर्फ के आइलैंड हैं, वहां दिव्य ड्रैगन के देखे जाने की बात कर रहे हैं। तभी रमन ने कहा, सेक्ट मास्टर दलविंदर, मैंने सुना है कि नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में बर्फ का एक आइलैंड दिखाई दिया, वहां दिव्य ड्रैगन देखे गए हैं। दलविंदर ने सिर हिलाकर उसकी बात का जवाब देकर कहा, जरूर मुझे पता है, मैं यहाँ बर्फ के ड्रैगन का ब्लड छीनने आया हूँ। ये एक ईश्वरीय ड्रैगन ब्लड है, इसलिए मुझे आत्म एम्परर किंगडम लेवल में पहुंचने में मदद कर सकता है। वे सभी एक दूसरे पर नजर रखे हुए थे। वहीं समर का जहाज उनके बेड़े में सबसे आखिर था। वो सबको सेफ मान रहा था। जब जहाज नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में पहुंचा तो हवा का झोंका आया और 10 मीटर लहरें ऊंची उठ गई। लहरों में एक विशाल का एक कछुआ दिखाई दिया जो 100 मीटर लंबा था। ग्रीन कछुए दानव किंग ने भीड़ की तरफ देखा और कहा, आगे नॉर्थ सी ड्रैगन सेक्ट का एरिया है, सभी को तुरंत निकल जाना चाहिए। दलविंदर ने तुरंत एक लड़ाकू जानवर आकाश छिपाने वाला ईश्वरीय ईगल जो 100 मीटर लंबा था उसको लड़ने के लिए बुला लिया, लेकिन ईगल के पंजे कछुओं को चोट पहुंचाने में असफल रहे क्योंकि उसका खोल बड़ा मजबूत था। तभी रमन ने अपनी मेट्राइड कृपाण से वार कर दिया, जिससे ग्रीन कछुए दानव किंग का खोल एक दरार के साथ टूट गया और तभी मनसुख ने अपने काले लोहे से कर्मचारी के उसके खोल पर जोर से मारा और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। अंत में नदीम ने उस ग्रीन तलवार निकाली और हमला किया और ग्रीन कछुए दानव किंग का सिर काट दिया। सब लोग बर्फ के आइलैंड पर आसानी से पहुंच गए। ये विशाल आइलैंड सफेद हिमखंडों से भरा था। उनके टॉप पर एक सफेद बर्फ का ड्रैगन था जो 1000 मीटर से ज्यादा लंबा था। समर ने आइलैंड के नीचे एक परिचित आकृति देखी। ये इस ड्रैगन सेक्ट की थर्ड प्रिंसेस थी। उसके बगल में सेकंड प्रिंसेस प्रिंस और जनरल गोल्डन क्रैब और जनरल गोल्डन श्रिम्प जैसे सैनिक खड़े थे। पास ही नॉर्थ सी ड्रैगन सेक्ट के लीडर प्रिंस और साउथ सी ड्रैगन के सीनियर प्रिंसेस भी मौजूद थी। वहां बस वेस्ट सी ड्रैगन सेक्ट के सैनिक नहीं पहुंचे थे। बर्फ का ड्रैगन अथाह दुनिया से आया था, इसलिए ड्रैगन सेक्टों के लोग उसका शिकार करने आए थे। बर्फ आइलैंड को पैसिफिक ओशियन के 10 सबसे खतरनाक आइलैंडों में से एक माना जाता और यह विशेष रूप से जानलेवा भी था क्योंकि यह टॉप 3 में सबसे शामिल था। यह पूरे वर्ष ठंडा और बर्फीला रहता था, जहां बर्फ एनर्जी छिपी होती थी और जो भारी खतरों और सभी प्रकाश के राक्षसी जानवरों तक हानिकारक कीड़ों को छिपाती थी। समर ने आइलैंड में एंटर करने की जल्दी नहीं की क्योंकि वो थर्ड प्रिंसेस द्वारा पहचाने जाने से डर रहा था, लेकिन थर्ड प्रिंसेस ने फिर भी उसे पहचान ही लिया। बैंगनी पोशाक में थर्ड प्रिंसेस ने चिल्लाकर समर की तरफ इशारा करके कहा, समर बाहर आओ, ऐसा मत सोचो कि अगर तुम पीछे छिपोगे तो मैं तुम्हें नहीं देख पाऊंगी। उसकी बात सुनते ही समर के चेहरे के भाव बदल गए। अब जबकि उसका नाम पुकारा जा रहा है, समर ने उसका गुस्सा एक्सेप्ट किया और उससे फ्लर्ट करके कहा, हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। दरअसल कल रात मैंने तुम्हें अपने सपने में भी देखा। आज तुमसे फिर ऐसे मिलना सचमुच एक अद्भुत संयोग है। समर के शब्दों को सुनकर थर्ड प्रिंसेस का मोहक चेहरा शर्म से लाल हो गया क्योंकि समर उसके साथ सबके सामने फ्लर्ट करने की हिम्मत कर रहा था। शर्म के साथ उसको गुस्सा भी आ रहा था। उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, कमीने, बिगड़ेल, बेशर्म आदमी, तुम्हें यह सब कहते हुए शर्म आनी चाहिए। समर ने हल्की मुस्कान के साथ उसे फिर से छेड़कर कहा, लड़ना और डांटना तो प्रेम की पहली निशानी है। अगर प्यार नहीं होगा तो झगड़ा और डांट भी नहीं होगी। चूंकि तुम मुझे इस तरह डांट रही हो तो इसका क्या मतलब है?
कि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है। उसकी बात सुनकर थर्ड प्रिंसेस, जिसका चेहरा एक बड़े सेब की तरह लाल हो गया था, वो इतने गुस्से में थी कि लगभग बेहोश होने वाली थी। वो गुस्से के मारे अपने दांत किटकिटा रही थी और कांप रही थी। तभी ईस्ट सी के प्रिंस ने एक कदम बढ़ाया और समर की तरफ देखकर कहा, समर, आओ और मेरी बहन से माफी मांगो। लेकिन आगे से समर ने हल्की मुस्कान के साथ व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, सारे साहब, तुम ये क्या कर रहे हो? हम एक परिवार हैं, तुम्हें तो अपने जीजों की इज्जत करनी चाहिए। उसकी ये उपहास भरी बात सुनकर प्रिंस क्रोधित हो गया। उसने समर पर गुस्से में चिल्लाकर मन ही मन कहा, इस कमबख्त समर ने न सिर्फ मेरी छोटी बहन के साथ छेड़खानी की, बल्कि मुझे भी चिढ़ाया। मुझे इसके सबक सिखाना ही पड़ेगा। ये सोचकर उसने समर को सबक सिखाने का फैसला कर लिया। प्रिंस के शरीर पर एक प्रचंड पावर निकली। उसने अचानक अपना दाहिना हाथ बाहर निकाला, जिससे एक विशाल ड्रैगन का पंजा बना और उसे समर की तरफ घुमाया। आगे से समर ने स्ट्रैंगल हेल्ड फिस्ट की चौथी तकनीक का इस्तेमाल किया और काली मुट्ठी बना दी और उसके ड्रैगन के पंजे पर प्रहार कर दिया। उससे टकराकर ही समर एक कदम पीछे हटा। उसकी मुट्ठी सुन्न हो गई। वहीं प्रिंस स्तब्ध रह गया। समर ने उसके ईश्वरीय ड्रैगन लेवल के हमले का विरोध किया। तभी समर ने उसका मजाक उड़ाकर कहा, साले साहब, तुम्हारा तो मुक्का कमजोर है, पहले जाओ थोड़ी प्रैक्टिस और करो। उसकी बात सुनकर ईस्ट सी का प्रिंस क्रोधित हो गया। उसने बार बार ड्रैगन पंजे का समर पर वार किया, लेकिन हर बार समर ने बिना किसी गंभीर चोट के प्रतिरोध किया। उनकी यह फाइट देखकर नॉर्थ और साउथ ड्रैगन सेक्टर के लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा, तुरंत बर्फ आइलैंड की तरफ भागे। अन्य आत्मसाधक भी आइस ड्रैगन ब्लड के लिए लड़ने के इरादे से आइलैंड पर तेजी से जमा हो गए थे। तभी समर ने हल्की मुस्कान के साथ ईस्ट प्रिंस से कहा, ईस्ट सी प्रिंस, क्या तुम अब भी लड़ते रहना चाहते हो? अगर तुम मुझसे लड़ते रहे तो आइस ड्रैगन ब्लड दूसरे लोग छीन लेंगे। उसकी बात ये सुनते ही प्रिंस ने हमले रोक दिए। उसने समर को घूर कर देखा और फिर अपने आदमियों के साथ एरिया की तरफ चल पड़ा। तभी थर्ड प्रिंस ने अपनी छोटी सफेद मुट्ठी लहराकर समर को धमकी देकर कहा, मैं तुम्हें आसानी से छोड़ूंगी नहीं। समर नैना और अन्य लोगों के साथ बर्फ आइलैंड में प्रवेश कर गया। यहाँ बेहद ठंडा था, सब कुछ जम गया था। तभी समर ने ऊपर से चलकर अपने साथियों को रोका और कहा, यहाँ थोड़ा खतरा है। बर्फ का एक सफेद सेंटीपेड निकला और समर की तरफ उड़ता हुआ गया। समर ने अपनी गोल्डन प्रकाश तलवार निकाली। उसने चिल्लाकर कहा, गोल्डन प्रकाश बॉन्डर, और उसने उसे दो हिस्सों में तोड़ दिया। तभी एक काले पिल्ले ने अचानक गुर्राकर सभी को अलर्ट करके कहा, सावधान। टूटा हुआ सेंटीपेड उछल पड़ा, हमले करने के इरादे कर रहा था। काले पिल्ले ने अपने दाहिने पंजे से हमला किया और सेंटीपेड छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गया। काले पिल्ले ने कहा, यहाँ के जहरीले जानवरों में बहुत जबरदस्त जिंदा दिली है, इसलिए वे साधारण हमले से नहीं डरते। उन्हें सिर्फ छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर ही मारा जा सकता है। उसकी बात सुनते ही समर ने सिर हिलाया और आगे चल पड़ा। 100 मीटर चलने के बाद समर को एक खजाना मिला, एक आइस लोटस। यह आइस लोटस को देखते ही नैना खुश हो गई। उसने खुश होकर कहा, अरे ये तो आइस लोटस है, एक किंग लेवल का अमृत। फूल तोड़ने के लिए तोड़ी, लेकिन उसके सामने फ्लाइंग बिस्ट सेक्ट का तीसरा एल्डर उसके सामने आ गया। तीसरे एल्डर ने नैना से कहा, यह आइस लोटस मेरा है, तुम यहां से जा सकती हो। यह कहकर उसने अपनी हथेली से नैना पर हमला किया, जिससे वो पीछे चली गई और उसके मुंह से खून बहने लगा। समर ने हवा में उछलकर नैना को पकड़ा और उसे जमीन पर ध्यान से लिटा दिया। उसने ठंडे स्वर में तीसरे एल्डर की तरफ देखकर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लोगों को चोट पहुंचाने की? तुम आग से खेल रहे हो। तीसरे एल्डर ने तिरस्कार से कहा, समर, ये फालतू की बात मत करो। अगर हो सके तो आकर मुझे मार डालो। वो चौथे लेवल का मास्टर था। उसकी बात सुनकर समर ने एक ठंडे मुस्कान दी और अपने शरीर में लाइफ एनर्जी प्रवाहित करके उसे एक पंच दे मारा और उसके हवा में एक छेद बना दिया। समर की ताकत देखकर तीसरा एल्डर चौंक गया। उसकी बर्फ की हथेली टूट गई और समर ने उसे पीछे धकेल दिया। तभी समर ने अपनी गोल्डन प्रकाश तलवार को निकाला और तीसरे एल्डर का हाथ काट दिया। डर के मारे तीसरा एल्डर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन समर ने ड्रैगन 1000 स्टेप्स का इस्तेमाल किया और एक और वार करके उसे मार दिया। तभी काले पिल्ले और आकाश बख्शी सांप आगे आए। उन्होंने तीसरे एल्डर के कपड़े फाड़कर गोलियां और कई बोतलें, दर्जनों जीवन पावर पत्थर निकाले। समर ने उनसे गोलियां ले ली। समर ने नैना को गोलियां दी,
जिससे वो अपनी चोट ठीक कर गई। और फिर समर ने उसे अवशोषण के लिए आइस लोटस भी दिया। नैना ने कमल को निगल लिया और जिसकी वजह से उसकी पावर में सुधार हो गया। उसने आत्म एम्परर लेवल का चौथा लेवल हासिल किया और उसका ध्यान पूरा होते ही वह आगे चल पड़े। समर और उसके साथी आगे बढ़ते रहे। 1000 मीटर चलने के बाद उन्हें एक और खजाना मिला। यह खजाना एक बर्फ क्रिस्टल फल वाला था जो सफेद रंग का था और उस पर 3 फल थे। ये फल बर्फ की थैली में खेती तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करने वालों के लिए बड़े फायदेमंद थे। वहीं बॉस किंग सेक्ट के नदीम, मेट्रेड कृपाण सेक्ट के रमन और आदिम आकाश कर्मचारी सेक्ट सहित कई लोग फलों को घूर रहे थे। समर भी अपने टीम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए फल चाहता था, क्योंकि उसे आइस ड्रैगन ब्लड हासिल करने के लिए पावरफुल विरोधियों को हराना था और उसने जल्दबाजी न करने अवसर का इंतजार करने का फैसला किया। तभी नदीम फन लेने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन रमन ने अपना कृपाण से उस पर हमला कर दिया। दोनों की तलवारें एक तेज धमाके के साथ टकरा गई और एक एक कदम पीछे हट गई। तभी नदीम ने ठंडे स्वर में कहा, रमन, तुम्हारी मुझ पर चुपके से हमला करने की हिम्मत कैसे हुई? आगे से रमन झांग ने अपनी ठंडी मुस्कान के साथ उसकी बात का जवाब देकर कहा, नदीम, किसने कहा कि वो आइस क्रिस्टल फल तुम्हारा है? मैं भी इसे चाहता हूं, इसलिए तुम्हें इसके लिए मुझे से मुकाबला करना पड़ेगा। उसकी ये बात सुनते ही नदीम ने अपनी बांस किंग तलवार निकाल ली और बांस की दर्जनों परछाइयां बनी और उसने रमन पर हमला कर दिया। आगे से रमन ने अपना मेट्राइट कृपाण निकाला, जिससे तलवार की एनर्जी दर्जनों काले मेट्राइट में संगनित हो गई। दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। इसी बीच मनसुख ने चुपके से बर्फ के क्रिस्टल फल को लेने का इरादा किया और उसकी तरफ बढ़ा। तभी उसको फल की तरफ जाता देखकर समर ने ठंडी मुस्कान दी और ड्रैगन 1000 स्टेप्स के साथ मनसुख के पास पहुंचकर उसका रास्ता रोक दिया। समर को अपने सामने देखकर मनसुख ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, समर, मेरे रास्ते से हट जाओ। लेकिन आगे से समर ने तिरस्कार से कहा, मैं क्यों जाऊं? मैं देखना चाहता हूं कि अगर मैं नहीं हटूंगा तो तुम मेरे साथ क्या करोगे। उसकी बात सुनकर मनसुख गुस्से में आ गया। उसने अपना आदिम आकाश डंडा निकाला। मेट्रोइड और काले क्रिस्टल गहरे स्टील से बना था। मनसुख ने डंडे से आगे की तरफ घुमाया, जिसे हवा में एक काला छेद बन गया। वो समर की तरफ जोर से गिरा। आगे से समर ने अपनी गोल्डन प्रकाश तलवार निकाली, जिसे चमकदार चिंगारियां निकाली। दोनों एक दूसरे को सोचते हुए देखते पीछे हट गए। मनसुख दंग रह गया। उसने चौंक कर कहा, बुरा नहीं है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे आदिम आकाश के डंडे का मुकाबला कर पाओगे। मनसुख ने तभी गुर्रा कर कहा, आदिम आकाश के 3 डंडे, और उसने 3 परछाइयां बनाई। उसके हमले को देखकर समर ने तुरंत पहली तकनीक का इस्तेमाल किया और जोर से चिल्लाकर कहा, आकाश में कल विचरण करने वाला गोल्डन प्रकाश, और उन 3 डंडों की छाओं से वो जा टकराया। वहीं उनकी यह टक्कर देखकर आसपास के लोग स्तब्ध रह गए, क्योंकि दोनों के हमले इतने पावरफुल थे कि उनका सामना कोई नहीं कर पा रहा था। तभी काले पिल्ले ने आकाश बख्शी सांप को अपने कंधे से रगड़कर बुदबुदा कर कहा, छोटे सांप, चलो बर्फ क्रिस्टल फल तोड़ते हैं। वहीं दोनों बर्फ क्रिस्टल फल को तोड़ने के लिए दौड़े और रास्ते में आने वाले सेक्टर को स्टूडेंट्स को थप्पड़ मारकर भगा दिया। हालांकि फल के सामने उनका सामना मेट्रोइड कृपाण सेक्ट के सीनियर एल्डर हंसराज और आतिम सेक्ट कर्मचारी के सीनियर एल्डर हरदेव से हुआ। दोनों पक्षों के बीच लड़ाई बराबरी पर रही। इन सभी फाइट्स के बीच समर और मनसुख के बीच की फाइट सबसे ज्यादा हिंसक थी। मनसुख ने सूरजमुखी डिस्क निकालकर ठंडी मुस्कान के साथ समर से कहा, समर, मेरी सूरजमुखी स्पिरिचुअल डिस्क एक एम्परर लेवल का स्पिरिचुअल हथियार है। आओ इसकी पावर का स्वाद चखो। उसकी बात को सुनकर समर हंसा और उसने व्यंग्यात्मक ढंग से कहा, मनसुख, तुम सूरजमुखी क्यों निकाल रहे हो? क्या तुम्हें मुझे इसके बीज खाने के लिए इनवाइट करना चाहते हो? उसकी बात सुनकर मनसुख गुस्से से भड़क उठा। उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, समर, तुम कमीने, मेरी सूरजमुखी स्पिरिचुअल डिस्क 4 स्टेज का एम्परर स्पिरिचुअल हथियार है, नॉर्मल सूरजमुखी नहीं। आगे से समर ने ठंडे मुस्कान के साथ कहा, मनसुख, मुझे परवाह नहीं, ये सूरजमुखी है स्पिरिचुअल हथियार, मेरी राय में सिर्फ भोजन है। उसकी बात सुनकर मनसुख ने गुस्से में थप डिस्क को थपथपाया। तब एक गोल्डन सूरजमुखी का बीज डिस्क से बाहर आ गया। अत्यधिक पावर उत्सर्जित करते हुए समर की तरफ बढ़ा। समर ने मानसिक पावर का उपयोग करके गोल्डन क्लच निकाला और उसका ढक्कन खोलकर सूरजमुखी के बीज पर निशाना साधा।
एक बिरबनाहट की ध्वनि के साथ गोल्डन क्लच ने उस बीज को खा लिया और उसे तुरंत अपनी एनर्जी में बदल लिया। तभी समर ने व्यंग करके कहा, मनसुख, तुम्हारे बीज तो बेकार है, क्यों ना तुम कुछ और ट्राई करो। उसकी बात सुनकर मनसुख ने क्रोधित नजर से डिस्क को पुनः स्थापित किया और कहा, समर, मैं तुम्हें 100 सूरजमुखी के बीजों की पावर दिखाता हूं। मैं देखता हूं कि तुम इसका सामना कैसे करते हो। उसको यह देखकर डिस्क से 100 सूरजमुखी उसने बीज निकाले। ये उन बीजों को देखकर समर भी दंग रह गया, क्योंकि क्लच के लिए इतने सारे बीजों को एक साथ निकलना मुश्किल था। लेकिन अगले ही पल सुनहरा क्लच बड़ी तेजी से फूलने लगा। उसका आकार 1 दर्जन गुना बड़ा हो गया। उसके मुंह से एक गोल्डन भौर निकला, जिसने 100 सूरजमुखी के बीजों को अपने अंदर खींच लिया, उन्हें अपनी गोल्डन एनर्जी में बदल लिया। तभी मनसुख ने उदास नजरों के साथ चिल्लाकर कहा, समर, तुम कमीने, मेरे सूरजमुखी के बीज वापस कर दो। आगे से समर ने जोर से हंसकर कहा, जो पहले ही मेरे मुंह में आ चुका है उसे मैं बाहर नहीं थूकूंगा, अब ये मेरा है। समर ने इस बार बचे हुए सभी सुनहरे बीजों को खाने की आशा में दीक्षा लेने का निर्णय लिया। समर ने ड्रैगन 1000 स्टेप्स का इस्तेमाल किया और तुरंत मनसुख के सामने पहुंचकर सूरजमुखी स्पिरिचुअल चक्कर पर गोल्डन क्लच को तान दिया। गोल्डन क्लच का आकार और भी बढ़ गया और उसके मुंह पर एक गोल्डन भंवर निकला, जिसने सूरजमुखी स्पिरिचुअल डिस्क को क्लच में खींच लिया और गोल्डन एनर्जी के एक काले पिंड में परिष्कृत कर लिया। यह सब देखकर आसपास के लोग स्तब्ध रह गए। आसपास में आपस में चर्चा करने लगे। उनमें से एक लड़के ने कहा, अरे, समर ने तो मनसुख का स्पिरिचुअल हथियार ही निगल लिया। मुझे लगा है कि वो हार जाएगा। उसके पास खड़े लड़के ने कहा, हाँ, तुम सही कह रहे हो, समर बहुत पावरफुल है, मनसुख के जीतने का अब कोई रास्ता नहीं। वहीं अपना हथियार खत्म होते ही मनसुख का चेहरा भी उदास हो गया, क्योंकि उसका सीक्रेट कार्ड सूरजमुखी स्पिरिचुअल डिस्क समर ने निगल लिया और उसे पुरस्कृत कर दिया। तभी उसने ठंडे मुस्कान के साथ समर से कहा, समर, तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ इसलिए तुमने मेरे सूरजमुखी स्पिरिचुअल डिस्क को निगल लिया, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकता? समर ने दबंगई से उसकी बात का जवाब देकर कहा, मनसुख, जो भी करना है जल्दी करो, उसका उपयोग करो, अन्यथा तुम्हारे पास कोई मौका नहीं होगा। उसकी बात को सुनकर मनसुख गुर्राया और उसने अपने ब्लड लाइन टोटम को एक्टिवेट कर लिया। बंदर किंग ब्लड लाइन टोटम, और एक पावरफुल एनर्जी छोड़ दी। उसके ब्लड लाइन टोटम को देखते ही समर ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने टोटम को एक्टिवेट करके कहा, शैडो किंग ब्लड लाइन टोटम, और समर के ऊपर शैडो देवता का एक विशाल प्रेत दिखाई दिया। शैडो देवता प्रेत ने एक चीख मारी। बंदर किंग प्रेत भी चीखने लगा। एंशिएंट काल से चली आ रही अपनी दुश्मनी के कारण दोनों प्रेतों में अब एक दूसरे से लड़ने की प्रबल प्रेरणा थी। बंदर किंग प्रेत ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली और शैडो किंग देवता पर जोर से पंच मारा। इस पंच से ब्रह्मांड में दरार पड़ गई। दोनों एंशिएंट पौराणिक जानवर बहुत ही देर तक हिंसक रूप से लड़ते रहे। शैडो देवता का प्रेत और भी पावरफुल होता गया, जबकि बंदर किंग का प्रेत पीछे हटता रहा। शैडो देवता प्रेत ने मौका पाकर अपने पंजे से वार किया और बंदर किंग प्रेत का एक हाथ काट लिया, फिर उसका दूसरा हाथ भी फाड़ दिया। वानर किंग प्रेत दर्द से चीख मार रहा था। शैडो देवता प्रेत ने एक बार फिर अपने पंजे से प्रहार किया, अपने ओपोनेंट के दिल में प्रवेश किया और ओपोनेंट की एनर्जी को अपने में परिवर्तित कर लिया, उसे खत्म कर दिया। इसके बाद शैडो देवता प्रेत ने राहत के साथ समर पर एक नजर डाली, फिर समर के पास वापस लौट आया। मनसुख ने मुंह से खून थूका। वो पीला पड़ गया था, गंभीर रूप से घायल हो गया था, क्योंकि उसकी ब्लड लाइन टोटम की पावर नष्ट हो गई। तब ही समर जोर से जमीन से उछला और तुरंत मनसुख के पास पहुंच गया। उसने अपनी गोल्डन प्रकाश तलवार अपने ओपोनेंट की गर्दन पर रख दी। तभी समर ने ठंडे मुस्कान के साथ कहा, मनसुख, तुम मरना चाहते हो या जीना? अगर तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हें अपनी तलवार से मार डालूंगा, लेकिन अगर तुम जीना चाहते हो तो तुम्हें मेरा सेवक बनना होगा। उसकी बात को सुनते ही मनसुख का चेहरा क्रोध से काला पड़ गया। उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, समर, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी सेवा करूं? बिल्कुल भी नहीं। उसका जवाब सुनते ही समर ने अपनी गोल्डन प्रकाश तलवार को थोड़ा और आगे बढ़ाया, जिससे मनसुख की गर्दन पर एक छोटा चीरा लग गया। इसके बाद समर उसको फिर से ऑप्शन देकर बोला, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूं, मेरे सेवक बन जाओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, वरना तुम्हें मार दूंगा। मनसुख ने समर के खतरनाक किलिंग इंटेंट को महसूस कर लिया। वो भी मरना तो नहीं चाहता था,
उसने अपना सिर नीचे किया और धीरे से कहा, प्लीज मुझे मत मारो, मैं तुम्हारा सेवक बनने के लिए तैयार हूं। और यह कहकर मनसुख एक घुटने पर बैठ गया। उसने अपने मन में एक आत्म चिन्ह को समर के शरीर में छोड़ दिया, जिसका संकेत था कि समर के कंट्रोल में आ गया। तभी समर ने स्प्रिंग वाटर ऑफ लाइफ के पानी की एक बूंद निकाली, मनसुख को दी और मनसुख ये देखकर स्तब्ध रह गया। मनसुख ने ईमानदारी से आभार व्यक्त करके कहा, धन्यवाद मास्टर। और ये कहकर वो एक तरफ चला गया। उसने स्प्रिंग वाटर ऑफ लाइफ के पानी को शुद्ध और अवशोषित करना शुरू कर दिया। उसने महसूस किया कि वो न केवल चोट से उबर गया बल्कि और भी ज्यादा पावरफुल हो गया। वहीं उधर समर बर्फ क्रिस्टल फलों की तरफ बढ़ गया। समर को क्रिस्टल फलों की तरफ बढ़ता देखकर मेट्रोइड कृपाण सेक्ट का सीनियर एल्डर हंसराज उसका रास्ता रोकने के लिए आगे गया। हंसराज ने ठंडी आवाज में समर से पूछा, समर, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? समर ने आंखें घुमाई, उसकी बात का जवाब देकर बोला, क्या बकवास सवाल पूछ रहे हो? तुम देख नहीं रहे, मैं फल लेना चाहता हूं। समर के चेहरे पर तिरस्कार का भाव देखकर हंसराज क्रोधित हो गया और उसने तुरंत अपनी कृपाण निकाल ली। लेकिन तभी बगल में बैठा मनसुख दौड़ पड़ा और तुरंत समर के पास पहुंच गया। स्प्रिंग वाटर ऑफ लाइफ के पानी की मदद से मनसुख की पावर नाटकीय रूप से बढ़ गई थी। उसने 30 चालों में हंसराज को पराजित कर दिया। दूसरी तरफ नदीम रमन ने यह देखकर तुरंत अपनी फाइट बंद कर दी। चिंतित नजरों से समर को देख रहे थे। रमन ने बोहें चढ़ाकर समर से कहा, समर, ये तीनों फल हमारे हैं। चलो एक काम करते हैं, फिर भी इसे बांट लेते हैं, सबको एक एक मिल जाएगा। समर ने रमन की बात को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और ठंडे मुस्कान के साथ कहा, मैं तुम लोगों को बता दूं, ये आइस क्रिस्टल फलों में से किसी को कोई हिस्सा नहीं दूंगा। तुम लोग यहां से जा सकते हो। उसकी बात को सुनकर रमन गुस्से से भर गया। दोस्तों, समर ने न केवल मनसुख को अपना सेवक बनाया, बल्कि अब उसने आइस क्रिस्टल फ्लो पर एकाधिकार करने का फैसला भी कर लिया। क्या आपको लगता है कि आगे रमन समर के सामने झुकेगा या नहीं? समर आइस क्रिस्टल फल प्राप्त कैसे करेगा? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट घर जमाई, सिर्फ और सिर्फ सुकून एफएम पर। दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगती है तो एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट जरूर किया करो।